चलिए लाइव क्लास ठीक। हमने कल भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना? और कल हम भारत का नक्शा यदि हम यहां पर देखें, अब आपको जितने लोगों ने पढ़ा है उनसे मैं कह सकता हूं कि यहां आपको भारत का नक्शा दिख रहा है। भले हमारे स्क्रीन पर भारत का नक्शा नहीं है, लेकिन याददाश्त के आधार पर आपके पास भारत का नक्शा है। और हमने यहां से लेकर यहां तक हमने 18 राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा था, याद है आपको? 18 राज्य कुछ पाकिस्तान से जुड़े थे, याद है ना? हमें ओरली याद है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पाकिस्तान से जुड़े थे। फिर वहीं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन से जुड़े थे। फिर वहीं हम बात करें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से जुड़े थे। फिर हम वहीं बात करें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान से जुड़े थे, याद है आपको? तो कल हमने चर्चा करी थी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये म्यांमार से जुड़े थे, याद है? फिर यहां पर आ गए थे हम कहा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सही है? देखो कोई डाउट तो नहीं है, बोले? और इतना हम पढ़ चुके थे कल, और अब हम आगे बढ़ रहे थे भारत के तटीय राज्य। क्या बोल रहे थे? अरे क्लियर है? तो अब हम आ गए थे तटीय राज्यों पर, क्लियर है? अच्छा, भारत के तटीय राज्य, हमने आपको यह बताया था कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अच्छा, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली बात तो इसका भूखंड बहुत बड़ा है और ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ये रही बंगाल की और ये रहा, हालांकि ये ओवरऑल पूरा हिंद महासागर ही है। ओके, आगे अब हम बात करते हैं, तो हम तटीय समुद्र की बात करें, तटीय रेखा की बात करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा पश्चिमी तट और ये कहलाता है हमारा पूर्वी तट, सही है? याद है आपको? हमने पश्चिमी तट पर यानी अरब सागर के तट पर पढ़ाया है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, के बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ओके, नहीं आ रही बात में? आ रही है? और यदि हम इस तरफ देखें तो क्या है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, हाँ ना? और ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं। ओके, अच्छा, इसमें हम यातायात में पढ़ेंगे बंदरगाह, लेकिन हर राज्य में एवरेज एक बड़ा बंदरगाह पड़ता है, एवरेज एक। तो इस तरीके से 9 तो हो जाते हैं, 9 बंदरगाह, लेकिन ओवरऑल भारत में 13 बड़े बंदरगाह माने गए हैं। लेकिन यदि छोटे मोटे मिला दिए जाएं तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों बंदरगाह हैं। लेकिन ओवरऑल जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बंदरगाह है वो कितने हैं? 13। लेकिन इनकी चर्चा हम करेंगे, यातायात, भारतीय यातायात हम पढ़ेंगे, उस समय हम इनकी चर्चा करेंगे। चलिए अब इनमें हम देख लेते हैं मेरा, हमने क्या पढ़ा है? भारत के तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। याद रखिए सीमावर्ती राज्य 18 हैं, जिनमें से 2 केंद्र शासित और 16 राज्य हैं। तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं, जिनमें से 5 हैं पश्चिमी और 4 हैं। क्लियर है? कोई डाउट?
अरे कोई डाउट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। चलिए अब आते हैं हम, अब यहां पर यदि हम देखें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, क्लियर है? ये देखें तमिलनाडु, चलिए पता है आपको भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तट रेखा की लंबाई हमने कल आपको बताया था लगभग 7500, हमने लगभग 7500 बताया था, कहीं 7522, कहीं 7515, एक ओवरऑल आपको याद रखना है 7500। क्लियर है? यहां देखें भारत की तट रेखा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। अब याद रखिएगा, इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है। अरे यार फिर वही दिक्कत, एक बात और आपको याद रखना है कि इस मुख्य भारत भूमि के अलावा, इस मुख्य भारत भूमि के अलावा आपके पास नक्शा है तो आप देखेंगे यहां अंडमान निकोबार द्वीप है और यहां पर बहुत सारे द्वीप बिखरे हैं, इन्हें हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा तो अभी हम इन द्वीपों को बोलेंगे, यानी भारत की ये तट रेखा तो है ही और इसके अलावा ये द्वीप भी हैं। पक्का? ये द्वीप भारत के प्रशासनिक हैं, यानी यहां पर भारत का प्रशासन चलता है। ठीक है? तो यहां बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, ओके, और ये वाला द्वीप कहलाता है लक्षद्वीप समूह। अच्छा एक जनरल बात और, अगर आप यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह पार करोगे तो यहां पर नीचे आप जाओगे तो इंडोनेशिया, सुमात्रा ये शुरू हो जाएंगे। हाँ या ना? अरे क्लियर है? आप यहां देखोगे यहां पर चालू हो जाएगा म्यांमार। क्या चालू हो जाएगा? यानी हम यहां से अलग होंगे म्यांमार से, एक जनरल जानकारी बता रहे हैं, यहां से अलग होंगे हम म्यांमार से, नीचे देखें तो अलग होंगे हम सुमात्रा से। अंडमान निकोबार द्वीप के बाद आ जाएगा सुमात्रा। अगर हम यहां देखें तो अलग होंगे हम श्रीलंका से। अरे क्लियर है? और अगर हम अपने द्वीपों को यहां भारत कहते हैं तो द्वीपों के बाद आ जाएगा मालदीव। देखो जरा, मालदीव आ जाएगा, भारत के नीचे आ जाएगा मालदीव। अरे वर्ल्ड का नक्शा पढ़ा है ना आपने? वर्ल्ड का नक्शा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो यहां पर हम मालदीव से अलग होंगे, यहां श्रीलंका से अलग होंगे, यहां इंडोनेशिया और सुमात्रा से अलग होंगे, यहां अलग होंगे हम। ओके? अच्छा ये पूरा का पूरा पानी है तो पानी में हम पढ़ते हैं जल संधियां या हम कहें चैनल। क्या कहे? तो एक चैनल भारत को अलग करेगा इंडोनेशिया से? नहीं करेगा। अरे करेगा। एक चैनल भारत और सुमात्रा को अलग करेगा, दूसरी भाषा में हम कहें अंडमान निकोबार को अलग करेगा, दूसरा हम अगर कहें भारत और म्यांमार। सही है? भारत और क्या? हमें मजा नहीं आ रहा यार, आपका मन लग रहा पढ़ने में? बढ़िया जोरदार आवाज। ठीक है? और यहां हम कहेंगे भारत। पक्का? तो इतनी सारी जल संधियां हमें याद करना है। अच्छा एक बात और, यहां पर ये द्वीप बिखरे पड़े हैं, जैसे मान के चलिए हमने कहा ये अंडमान निकोबार है तो ये बहुत सारा है। अब ये ऊपर कहलाता है अंडमान, नीचे वाला कहलाता है निकोबार। ओके? अब अंडमान के भी दो हिस्से हैं, अंडमान के भी। अब अंडमान के दो हिस्से कर दो, देखना जरा जनरल जानकारी। ये पूरा अंडमान, ये निकोबार, ये अंडमान भी उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। सुन रहे हो? निकोबार के भी दो हिस्से, ऊपर वाला कहलाता है कार निकोबार, हाँ या ना, और नीचे वाला कहलाता है ग्रेट निकोबार। क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? अच्छा यहां पर भी कई सारे द्वीप हैं, यहां पर लाका द्वीप है, एमएन द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है,
और इनको मिलाकर के हमने कहा क्या, लक्षद्वीप समूह। तो जनरल जानकारी हमने आपको दी। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। क्या होता है, जनरल जानकारी हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे पढ़ने में एक अलग बिल्कुल निखार आ जाता है। 3 ओर से समुद्र से घिरा है, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब भारत के तटीय राज्यों में जितने भी तट हैं, इनमें गुजरात देखो जरा 12-14, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, पश्चिम बंगाल। अब यहां देखें आप कि सबसे ज्यादा जो तट रेखा है वो लंबी है गुजरात की। कहिए, अब तो गुजरात से यदि आप कोई धागा डालने का प्रयास करें आप, तो आप देखिए ऐसा घुमाओ, ऐसा सही है। तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। ओके। और आप देखिए ओवरऑल आपको सबसे कम तट रेखा मिलेगी गोवा, क्योंकि गोवा ओवरऑल छोटा ही है। तो 2 ऑप्शन आपके यहां क्लियर हो गए। अच्छा, भारत का कुल तट रेखा को पता है 7500 के लगभग, हाँ या ना? चलो, भारत के 4 संघ शासित प्रदेश, कल अपन ने संघ शासित प्रदेश कितने पड़े थे? 8। कितने? अब नक्शा आपके हाथ में नहीं है, याद करो। अगर प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तटीय है, तटीय माने तट पर, तो लद्दाख नहीं है। लद्दाख अलग कर दे, जम्मू कश्मीर अलग कर दे, दिल्ली अलग, चंडीगढ़ अलग, ये 4 नहीं है। अरे ये 4, अरे क्लियर है? नीचे आ जाओ, दमन द्वीप एवं नागर हवेली, ये समुद्र पर है। और लक्षद्वीप तो है ही, अंडमान निकोबार तो है ही, हाँ या ना? और 4 हैं। अब वो प्रश्न कितना बारीक बन जाता है। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली हैं कहां। सुन रहे हो? अब देखिए कितना बारीक क्वेश्चन बना कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के तट पर हैं, कौन से समुद्र के तट पर नहीं है। अब आप कहोगे जी रट जाए, तो रट नहीं सकते। इनमें एक क्वेश्चन और नया, अगर कोई कह दे निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के तट पर हैं, कहेंगे तो अरब सागर वाले दादर एवं नागर हवेली, हाँ या ना, और लक्षद्वीप समूह। अरे क्लियर है? और 2 इस तरफ है। बहुत बढ़िया। तो यहां देखें लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि से लेकर तट की लंबाई आप याद रखना 7500 है। अच्छा, एक बात, आधार रेखा, ये आधार रेखा कहलाती क्या है? और आधार रेखा के बाद पानी का अपना एक महत्व है, जो अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। जैसे हम दोबारा से यहां पर यदि ये हो गया आधार रेखा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आधार नक्शे खोले देवी, भारत के नक्शे खोले, इसमें नहीं खोले। ये है साइड वाला इन द सेंस, ये देखें आप, ये देखिए, ये देखें आप। अब आधार रेखा कहलाती क्या है? पहले अपन ये जाने, फिर समुद्री सीमा क्या कहलाती है, फिर समीपस्थ सीमा क्या कहलाती है, और एक होता है किसी भी देश का अनन्य क्षेत्र, वो क्या कहलाता है। जरा हम इन बातों को जानना। आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो किसी भी देश हो, खासतौर से हम अपने भारत को देख रहे हैं, आप यदि यहां देखो तो ये तट कटा फटा है, देखो
ये बारीकी से आप देखो, आपको शायद यहां पर पेन से उतना समझ में ना आए, लेकिन नक्शे पर यदि आप देखोगे तो आपको ये कटा फटा सा नजर आएगा। देखो आप, कहीं फिर अंदर हो गया, कहीं बाहर हो गया, कहीं अंदर हो गया, कहीं बाहर हो गया। देखो जरा आप, हाँ या ना? तो यहां पर क्या होता है समुद्र में, यहां पर हम यदि देखें तो एक रेखा इनको बैलेंस करते हुए बिल्कुल बाहर से ऐसी खींची जाती है जो कटी फटी ना हो। अब ये कहलाती है भारत की आधार रेखा, यानी समुद्र में भारत को सिंपल ऐसे माना जाएगा। ये समझ में आ रही बात? यानी अब भारत की दूरी जो है ना वो यहां से नापी जाएगी। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अब भारत का 12 मील तक, नॉटिकल मील, समुद्री मील के अनुसार कह रहे हैं। नॉटिकल मील का मतलब होता है जमीन में मील अलग होता है और समुद्री मील अलग होता है। ओके, तो 12 समुद्री मील तक भारत का वैसे ही अधिकार माना जाता है जैसे जमीन पर, यानी ये पानी बिल्कुल कंट्रोल में है किसके? भारत की। हाँ है ना? यानी किसी जहाज पर किस पानी का उपयोग करना या क्या काम करना है, कुछ भी काम करने के लिए भारत स्वतंत्र है। तो ये कितने मील है? 12। हाँ या ना? अरे क्लियर है? इसके बाद कहलाता है भारत का समीपस्थ क्षेत्र, सो ये है आधार रेखा से 24, यानी 12 और नहीं आ रही बात समझ में? 12 मील और यहां से भी 12 मील, यानी ओवरऑल। हाँ या ना? ये भी ये समीपस्थ क्षेत्र कहलाता है। समीपस्थ क्षेत्र के बाद आता है अनन्य क्षेत्र। क्या आता है? और ये लगभग रहता है 200 मील तक। कहां तक? और ये वो क्षेत्र होता है जहां पर यदि किसी मिसाइल का परीक्षण करना हो, कोई वैज्ञानिक परीक्षण करना हो, तो भारत अपनी सीमा, तो यहां तक भारत की सीमा मानी जाती है। मुख्य सीमा 12 तक, समीपस्थ सीमा 24 तक और वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है 200 मील तक। सुन रहे हो? तो ये आधार रेखा आप समझ गए हैं? हाँ या ना? क्लियर है? यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत की समुद्री सीमा 12 मील, समुद्री समीपस्थ सीमा 24 मील। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, आधार रेखा, आधार रेखा अंतःस्थल से सागर के निकलने वाले भागों को सीधी रेखा एक खींचती जाए सो आधार रेखा कहते हैं। बेसलाइन क्षेत्रीय सागर, किसी भी देश के प्रांत से क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। दूरी आधार रेखा से नापी जाती है। सामान्यतः कितनी? 12। ये हमारे क्षेत्र अधिकार में आता है, ये हमारा क्षेत्र है। हाँ या ना? चलिए अब देखें, समीपस्थ की मंडल के अंतर्गत आता है। 24 समुद्री मील नहीं बताया है। अरे क्लियर है? ये वो क्षेत्र है जहां से यदि कोई जहाज अंदर आएगा और या बाहर जाएगा तो जो है भारत अपनी सीमा के अंदर आने वाले माल या जहाज या बाहर जाने वाले माल या जहाज से टैक्स वसूल सकता है। हाँ या ना? अरे क्लियर है? 12 मील तक तो बिल्कुल ही भारत है। इसके बाद लगती है टैक्स वाली सीमा। चलिए ठीक है, अगला अनन्य आर्थिक सीमा, यानी और इसके बाद 200 मील तक वैज्ञानिक अधिकार प्राप्त है। हाँ या ना? जल्दी से ये थोड़ा सा अपने रजिस्टर में रिवाइज करो, यहां से क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत में आधार रेखा क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे आधार रेखा? आप बताएंगे कि भारत का जो तट है वो कटा फटा है और इसलिए अगर एक सीधी सिंपल लाइन खींची जाए, सीधी सिंपल लाइन खींची जाए
फिर एक क्षेत्र आता है क्षेत्रीय अधिकार वाला, वो 12 मील है। समीपस्थ क्षेत्र है 24 मील और वैज्ञानिक क्षेत्र है 200 मील। अब मुझे याद रखिएगा, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने, आप भूल जाए। अब देखो जरा, भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्य हम आपको पढ़ा चुके हैं। गुजरात है, अब सब लोग सामने आ जाओ। देख, गुजरात है, महाराष्ट्र। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी पिछले महीने से पढ़ाई चालू करी है, अब मैंने 1 मार्च से अपना बढ़िया बैच चालू किया था पहले से, और थोड़ा अब में थोड़ा सा आपकी मेमोरी बढ़ना शुरू हुई है। याद करने में कठिनाई तो नहीं हो रही है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, 9 राज्य हो गए। इनमें से भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर, पश्चिमी तट यानी, अरे क्लियर है? मैं देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अच्छा, दादर हो, नागर हवेली हो, दमन द्वीप, सुन रहे हो, और लक्षद्वीप समूह, तो ये राज्य हैं और ये केंद्र शासित। अभी चर्चा करी थी अपन ने। अब आते हैं पूर्वी तट पर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी और अंडमान। और नहीं पढ़ाया? अरे बोलो यार, पढ़ाया है? इनमें कोई डाउट हो तो आप बताएं। भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा, जबकि दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा, तट नहीं कहलाया, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला कौन है? हाँ ना, जबकि तट वाला कौन है? गुजरात। कौन है? क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ये बाद में बताएंगे हम। अब देखें भारत के तट का विभाजन, ये देखो आप। अब जरा आप अपना नक्शा देखें, आप देखें, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। क्या पढ़ना है जरा देखें। आप देखें, यह भारत का पश्चिमी तट है और यह भारत का पूर्वी तट है। ठीक है? पक्का? ये भारत का पश्चिमी तट है, ये भारत का पूर्व। अभी देखिए, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब आप यदि देखें, ये दक्षिण भारत जहां से तट चालू होता है, आप यहां 3 नदियां देखेंगे। अरे यार, आप यहां 3 नदियां देखेंगे। एक आपको यहां मिलेगी गोदावरी, बड़ी नदी, दक्षिण भारत की बड़ी नदियां। देखो आप, गोदावरी देखो आप। इसीलिए कहते बेटा छोटा नक्शा लिया करो। अब नक्शा जब भी बड़ा लेने का प्रयास करोगे, आधा भारत आपको दिखेगा। आप पैसा थोड़ा ज्यादा भले लग जाए, सुनो जरा, सब लोग सामने सुनो। आप ये नक्शा घर में बड़ा टांग करके रखें। आप कोशिश करें एटलस टाइप का नक्शा आपके पास रहे। ऐसे में क्या होता नहीं तो आपकी याददाश्त बिगड़ेगी, आप नीचे का देखोगे, ऊपर का भूल जाओगे। हमेशा अपन को एक स्कैनर की तरह याद रखना है। साधन अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करो। आप साधनों पर ज्यादा पैसा खर्च करो, सुन रहे हो, वो आपको रिवर्स देंगे। ठीक है? अब देखो, यहां पर आपको नदी मिल रही होगी गोदावरी। क्या? अच्छा, हमने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर नदी समुद्र में मिलती है वहां पर ऐसा डेल्टा बना लेते हैं। तो यहां पर आपको मिलेगा गोदावरी का डेल्टा। क्या मिलेगा? हमें आवाज ही नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? गोदावरी के नीचे देखो आपको नदी मिलेगी कृष्णा। देखो कृष्णा, गोदावरी के नीचे आपको मिलेगी कृष्णा, मिली है? और कृष्णा के नीचे मिलेगी कावेरी। देखो 3 नदियां। और नीचे कर्नाटक साइड चले जाओ, वहां मिलेगी कावेरी। केरल, तमिलनाडु वाले एरिया में वो सबसे नीचे जाओ,
कर्नाटक जहां से केरल शुरू हो रहा होगा, देखो यहां देखें तो यहां पर है गोदावरी, क्या है ये, क्या है कृष्णा, ये क्या है। तो अब देखें यहां से ये उत्तर से लेकर ये कहलाता है उत्तरी तट, क्योंकि भारत का उत्तरी भाग है। उत्तर से लेकर के हम कहें गोदावरी तक, क्या गोदावरी के डेल्टा तक पूर्वी तट का एक भाग, अभी नाम नहीं बता रहे। नंबर 2 भाग गोदावरी के डेल्टा से कृष्णा का डेल्टा 2 भाग, हाँ या ना, अरे क्लियर है। और कृष्णा के डेल्टा से कावेरी के डेल्टा तक तीसरा भाग, सही है नहीं है सही। आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक ऐसे आउटलाइन हमेशा बनाना सीखें कि ये भारत का निचला हिस्सा है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, हाँ या ना। हमेशा आपको एक नजरी नक्शा बनाना आना चाहिए, हमेशा ये हैबिट होना चाहिए आपकी कि आपके हाथ से एक नजरी नक्शा हमेशा बनाना आना चाहिए। नहीं आया, आ गया है पक्का, अरे क्लियर है। क्या कहा हमने, अब यहां उत्तरी तट, यहां से लेकर के गोदावरी तक 1, गोदावरी से कृष्णा 2, कृष्णा से कावेरी 3, पक्का पक्का। अच्छा अब आ जाओ पूर्वी तट पर, अभी मैंने नाम नहीं पढ़े, अभी तो हमने ये कहा है कि हमने पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा है। क्या कहा हमने, क्लियर है। अब हम पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटेंगे। काय गो अब पश्चिमी तट में एक ओवरऑल ध्यान रखना, यहां गुजरात से लेकर के गोवा, हाँ ना, गोवा से लेकर के कर्नाटक का मंगलोर, कर्नाटक जहां खत्म हो रहा है, हाँ ना, और इसके बाद यहां पर पूरा केरल वाला हिस्सा। तो एक गुजरात से गोवा, एक गोवा से मंगलोर, 2 मंगलोर से केरल का लास्ट हिस्सा तिरुवनंतपुरम, 2 केरल में लास्ट मिलेगा तिरुवनंतपुरम, है कि नहीं है। ये 3 भाग। अब देखते हैं अपन, देखो अब हम कह रहे हैं कि एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, सही है। ये कौन सा भाग है, उत्तर से लेकर के गोदावरी, दूसरा है गोदावरी से कृष्णा, तीसरा है कृष्णा से कावेरी, सही है। अब देखें इसे कहते हैं मरकट तट, या इसी को कहते हैं उत्तरी तट। सुन रहे हो, भारत के पूर्वी तट का सबसे उत्तरी हिस्सा, उत्तरी माने ऊपर वाला, दक्षिणी माने नीचे वाला, ओके। भारत के पूर्वी तट का, भारत के पूर्वी तट का सबसे उत्तरी हिस्सा, यानी उत्तर तट से लेकर के गोदावरी के तट तक का हिस्सा, क्या मजा नहीं आया, मरकट तट या कहे उत्तरी तट, सुन रहे हो। आगे आया गोदावरी से कृष्णा का डेल्टा, और इसे कहते हैं गोलकुंडा, क्या कहते हैं। नंबर 3 आता है कृष्णा का कावेरी तक, सुन रहे हो, क्या सुनाई नहीं दिया,
कोरोमंडल तट। सही है। पूर्वी तट, गोदावरी डेल्टा से उत्तर, गोदावरी डेल्टा से उत्तर तट, चाहे कह दो उत्तर से गोदावरी, चाहे कह दो गोदावरी से उत्तर मरकट तट। ठीक है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी, चाहे कह दो गोदावरी से कृष्णा। अरे क्लियर है। कन्याकुमारी से कृष्णा। देखो, सुन रहे हो? हमने कावेरी को बनाया है टारगेट, एक्चुअली नीचे तक का पूरा हिस्सा। सुन रहे हो? कन्याकुमारी नीचे बड़ी थी, से कृष्णा तक का डेल्टा कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? यानी सार क्या निकला? सार ये निकला कि यहां पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उगे। ये रहा मरकट। क्या रहा? क्लियर है? ये रहा गोलकुंडा। क्या रहा? अरे क्लियर है? और ये वाला एरिया रहा क्यों? कोरोमंडल तट। अब प्रश्न आ जाए कि भैया तमिलनाडु राज्य किस तट पर पड़ेगा, तो हम कहें कोरोमंडल। सही है। आंध्र प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा गोलकुंडा, हाँ या ना? और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं आ रही आंसू में। अब आप कहो सर ये बारीक क्वेश्चन है, तो ये बारीक क्वेश्चन कतई नहीं है। एक्चुअली अगर तुमने पढ़े हैं तो सरल है, और नहीं पढ़े हैं तो फिर वो आप कठिन नहीं कह सकते। एक्चुअली आपने नहीं पढ़े हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब यहां आते हैं जरा अपन पश्चिमी तट। अब देखो जरा पश्चिमी तट का विभाजन देखना। गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलोर, और मंगलोर से केरल का। देखें जरा, कोंकण, केनरा, मालाबार, कोंकण, केनरा, मालाबार। फिर से बोलो एक बार। गुजरात से गोवा कोंकण तट, गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलोर। क्यों? क्लियर है? और यहां से तिरुवनंतपुरम। देख, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से मंगलोर, केनरा, और मंगलोर से तिरुवनंतपुरम, मालाबार। सही है। अब आपके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के टाइम पहले सुन लें क्या रिवाइज करना है। पहली बात रिवाइज करना है, ये रहा आपका भारत। अब अभी हम पढ़ रहे हैं तटीय राज्य। तो आपको बिना नक्शे पर देख करके 9 राज्य याद होना चाहिए। आपको पश्चिमी कितने हैं, पूर्वी कितने याद होना चाहिए। आप स्वयं को समझाएंगे 5 मिनट के अंदर। इसके बाद आधार रेखा, हाँ या ना? क्षेत्रीय रेखा, समीपस्थ रेखा, वैज्ञानिक रेखा। क्लियर है? इसके बाद तट, इसका विभाजन, इसका विभाजन। आप कागज पर आउटलाइन नक्शा बनाएंगे। बनाइए। आपको बिना देखे बनाना है, नक्शा आपको नहीं देखना है।
नॉर्मलाइजेशन से ऐसी चीज होती क्या है? कुछ नहीं। ये चोरों को चोरी करने की एक चाबी है नॉर्मलाइजेशन। और फिर वही माहौल आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट टोटल बेकार हैं। मात्र घर में अच्छे आराम से बैठना। अच्छा, यूपी बिहार की लड़का होती ना अभी तक, तो व्यवसाय की वो मंडल है लगाओ हो। तो अभी अपनी अगर तुम कह दो कि दमों में घंटा घर पर धरना पे बैठने, तो आदि मम्मी पापा कहें बेटा एक काम करो, चद्रा उड़ो सो जाओ, नौकरी लगे नहीं लगे, लेकिन तुम्हें धरना नहीं देने। हाँ, जब कोई मंत्री आए तब चाटू कारीगरी कर भी जाने हैं, फोटो उतरवाओ, सांसद संग उतरवाओ, विधायक संग उतरवाओ, लेकिन जिंदगी में बस सीधी बात जाए जब तो सो घर है। अभी वास्तव में यूपी बिहार में ऐसा रिजल्ट आया होता, लगाए होते। उन्हें शुद्ध धांधलियाई कर दी, बिल्कुल शुद्ध धांधलियाई कर दी। और हथियार का है ये नॉर्मलाइजेशन है क्या भाई? जिसके जितने नंबर आए वहां पर आप स्टॉप करो। वो पेपर में गलत क्वेश्चन आ क्यों रहे? तुमने प्रथा ही बना ली 10 साल से नॉर्मलाइजेशन। हमें तो मीनिंग पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन है का। पूरे वर्ल्ड में भारत और भारत में मध्य प्रदेश भर में नॉर्मलाइजेशन होते। और सीधी बात यह कि अपन लोग जैसे अपन कोचिंग वाले चाहें भी कि सरकार का विरोध कर, तो अपन टारगेट पे आए और सब मम्मी पापा अपने बच्चों को घर में रखे हैं। और इसीलिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल की इतनी ज्यादा वो बढ़ती जा रही है। उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में कोई बच्चा ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं। अरे केस लगा भी तैयार नहीं है यार। क्या करो? अभी तुम बुला लो सारे स्टूडेंट को, पूरे जिले के स्टूडेंट को, तो जिले के स्टूडेंट आएंगे नहीं। बात केवल पुलिस के एग्जाम की नहीं है। उनने नब्ज पकड़ ली है। चलिए, हो गया रिवीजन। ये तट वगैरह का विभाजन हो गया? याद हो गया है? अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा भी चर्चा चल रही थी रिजल्ट की, मध्य प्रदेश के रिजल्ट की। याद रखना, हमने अपने प्रदेश जैसा, मध्य प्रदेश जैसे सोते लड़के कहीं नहीं देखे। अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पूरा यूपी और बिहार हिल गया था। इतने लड़के तैयारी करने वाले अपने हक के लिए लगे थे। अपने यहाँ पर रिजल्ट आ गया, पूरा खोखला रिजल्ट आया। और एक बात याद रखिए, ऐसे में आप अपनी जिंदगियां बिल्कुल, ये जैसे पहले होता था ना कि किसी राजा ने हमला कर दिया और रानियों ने जौहर कर लिया, होता था ना, जौहर समझते थे ना, अग्नि कुंड में अपने आप को आत्मदाह कर देना। सही है? मध्य प्रदेश का स्टूडेंट यही कर रहा है, शुद्ध आत्मदाह कर रहा है, जौहर कर रहा है। कारण यह है, ना उसे विरोध करना आता है, विरोध करे तो कोचिंग का मास्टर करे, उसकी जवाबदारी है। अगर आप लग रहे हो हम सब घर पे हैं, हमें मम्मी पापा मना कर रहे हैं, और 90% मम्मी पापा मना करते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लो, ये समय निकल जाएगा, आपको सारी चीजें निकल जाएंगी, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और आपकी कमजोरी को व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पकड़ लिया है कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को कुछ भी जारी कर दो, कोई सिलेबस जारी कर दो। अभी वर्ग 3 का सिलेबस जारी किया, सिलेबस से आउट ऑफ, पेपर कहीं और का, सिलेबस कहीं और का। कारण यह है कि उसे डर ही नहीं है। सारे मंत्रियों के चहेते वहां बैठे हैं,
आप विश्वास करो, ये चीजें आप घोटाला घोटाला करते रह जाते हो, जब होते हैं यही तो घोटाला है। समझ में नहीं आ रहा किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका सिलेक्शन नहीं हो। और अगर मध्य प्रदेश का स्टूडेंट आज विरोध दर्ज नहीं करा सका, तो आप याद रखना, आप अपने अपने कैरियर की डेथ कर रहे हो। आप सारे अधिकारी रुपया कमा करके बैठ जाएंगे, उनकी संतानें 7 पीढ़ियों तक खाएंगी और तुम इसी पीढ़ी में बर्बाद हो जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जैसे अगर अपन चाहें भी, हम लोग कोचिंग टीचर भी चाहें कि चलो भैया चलो ठीक, भोपाल छोड़ो, दमोह में ही विरोध दर्ज कराएं, तो 5% स्टूडेंट साथ में नहीं आता। लड़कियों के माँ बाप कहते हैं बेटा तुम्हें नहीं जाना है, इस दंड फंद में नहीं पढ़ना है। लड़कों के कहते हैं दंड फंद में नहीं पढ़ना है। ये अपने हक को मांगना दंड फंद है, और नहीं तो हो जाओ इससे दूर, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि आप लोग साथ ही नहीं देते कभी। अगर हर जिले में विरोध शुरू हो जाए तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल तो ठीक है, आप सोचो जब एक एक युवा ने अंग्रेजों को भगा दिया, तो फिर तो ये तो अपने मंत्रियों के दलाल बैठे हैं, मंत्रियों को हमें बनाना है, फिर चुनाव आ रहे हैं। तो आप प्लीज, हम ये कतई नहीं कह रहे कि आप बीजेपी, कांग्रेस, साइकिल, लालटेन, कोई पार्टी आप, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन भैया जिंदगी और रिजल्ट तो हमारा अपना पर्सनल मैटर है। हमने मेहनत करी है, हमारा रिजल्ट आप लिस्ट वाइज दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप कि एक का टाइप करो सो आप अपना देख लो, मतलब आप अपना देख लो, मतलब दूसरे का आपको बता, यही तो चोरी है। टांगो ना लिस्ट, टांगो। आपने 50,000 लड़के सिलेक्ट किए, 3,000 लड़के सिलेक्ट किए, 5,000 सिलेक्ट किए, 5,000 की लिस्ट टांगो। अच्छा, आप लोगों ने, हम लोग तो यहां कोचिंग तक सीमित है, आप लोग तो पूरी दुनिया जानते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन वर्ड आपको नहीं लगता दुनिया में पहली बार जन्म लिया है? पूरी दुनिया में भारत का एक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक लौता दत्तक पुत्र पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एक गधेरा पुत्र जो हमेशा चर्चाओं में रहा, उसने एक नई चीज निकाली, नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, दिक्कत यह हुई कि लोगों ने वेरीफाई करना शुरू कर दिया, नॉर्मलाइजेशन। उसने कहा नॉर्मलाइजेशन, हमने भी कहा हां नॉर्मलाइजेशन। होता क्या है भैया? ये होता क्या है? सबसे पहले एमपी में एक परीक्षा हुई थी पटवारी की, जो पहली ऑनलाइन परीक्षा थी, और ये ऑनलाइन एग्जाम भारत का पहला ऑनलाइन एग्जाम था जो किसी एजेंसी ने पहली बार कराया था, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने लिया था। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, और सबसे टॉप का और बिल्कुल शुद्ध रिजल्ट आया था। लेकिन उसके बाद जितने रिजल्ट आए वे सब नॉर्मलाइजेशन पे आए। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? पता तो करो नॉर्मलाइजेशन है क्या। और एक बात, हमारी कोचिंग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, बाहर की कोचिंग पढ़ते हो, कोचिंग नहीं पढ़ते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि एग्जाम तो देते होगे। अच्छा, बढ़िया विरोधाभास का माहौल तैयार कर दो। हर लड़का लड़की से कहो कि जिंदा होने का परिचय दो यार, सुन रहे हो? और ये दंड भंग के अंतर्गत नहीं है, आप इसका विरोध दर्ज कराओ। कम से कम दमोह की तो हम गारंटी ले रहे, दमोह जिले की अगर कोई केस बनता है हम अपने सिर पर ले लेंगे। जेल जाने की नौबत आई हम चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो, कह देना सर ने किया हमने नहीं किया, कुछ दिक्कत नहीं है। 15 दिन जमानत नहीं होगी, वहां भी तुम्हारे जैसे रिश्तेदार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अच्छे काम के लिए जाते भी हैं तो जैसे यहां तुम हो वैसे ही वहां पर हमारे अच्छे व्यवहार है। अच्छे कामों के लिए अगर अपन जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कदम तो आगे उठाओ यार। ऐसे बैठे रहोगे तो हर रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा आपका, और वो शांत हो जाएंगे, आपका नेट पर डाल देंगे, शांत हो जाएंगे, आप जाएंगे। अरे हाई कोर्ट में इतने साल लगना है, जब तक जो भर्ती हो गए उनकी नौकरी आधी हो जाना है। आप जब तक डर नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट का डर नहीं होगा, याद रखना सारी सरकारें भ्रष्ट हो जाएंगी। सरकार कोई भी हो, याद रखना चुनाव वही जीतता है जो मक्कारी में नंबर 1 हो। संत आदमी कभी चुनाव नहीं जीतता, ये चुनाव का प्रभाव है।
यानी एक बात याद रखना, यहां जितने बैठे हैं, जो तुम्हारे लिए जो बेवकूफ बना रहे ना कि हम तुम्हारे मम्मा, हम तुम्हारे कक्का, ये मम्मा नहीं, एक्चुअली तुम्हें मामू बना रहे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो तुम्हें मामू बना रहे हैं। ऐसा रिजल्ट यार, आप खुद बताओ, चारों तरफ लड़का को पता ही नहीं कि हम 78 नंबर में बाहर है, 67 नंबर वाला भीतर है। लड़की को पता ही नहीं कि हुआ क्या, एक जादू हो गया है। एक आप उस चीज को एक्सेप्ट मत करो, अपने साथियों से बोलो कि इसका विरोध दर्ज कराना बहुत 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 ज्यादा जरूरी। आज आपने विरोध दर्ज नहीं कराया, पिछले ही जैसा होगा, बलि का बकरा कोई और बनेगा, मलाई कोई और खाएगा। और ये होता रहा है और ये होता रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो चीज जारी करते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक तरह डेट, जैसे अपने भैंसें होती ना, भैंस किसी की बात नहीं सुनती, उसे पता है कि हम जो जारी कर चुके हैं वो कर दिया, भाड़ में जाओ, चिल्लाते रहो। अभी आपने यूपी और बिहार के लोगों को तो 2 दिन में भार फैला दिया था। हम ये नहीं कहते कि तोड़फोड़ करो, तोड़फोड़ नहीं करना है, लेकिन शांति स्वरूप आपको विरोध तो दर्ज कराना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे में तो हर रिजल्ट आपका बर्बाद हो जाएगा। हर अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप, क्या गारंटी है 6 लड़कों का सिलेक्शन होगा? आप तैयारी करते रह जाओगे, पीछे से पता चला कि नया लड़का उठ करके एसआई बन जाएगा, और आपको पता ही नहीं एक्चुअली ये घोटाले के ही हिस्सा है। और ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन वोटिंग, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की नींव है। ज्यादा कुछ हो गया तो सॉफ्टवेयर की गलती है। ये चीजें अभी भारत में इतनी सक्सेस नहीं है जितना हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, अभी इतना ऑनलाइन एग्जाम लाइक आप रिजल्ट बर्बाद करते जा रहे हैं आप अपना। हमारा कहना यह है, सब बच्चों को थोड़ा सा जागृत करो, कम से कम दमोह लेवल पर तो हम विरोध दर्ज कराएं ही कराएं। लोगों को पता चले यदि पहल हमने करी, दमोह वाले पहल करेंगे तो फिर सागर वाले भी पहल करेंगे, फिर बाहर वाले भी पहल करेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है हजारों लड़के अपने घर में दुबक के बैठे रहें, 200-500 लड़के तो इकट्ठे हो सकते हैं। चिंता मत करो, कोई टेंशन नहीं है, अपन बिल्कुल धरना देकर बैठ जाएंगे अनशन करके। तुम तो चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, ले आओ रिजल्ट लिस्ट जारी करो। आप लिस्ट जारी करो ना, हमें नहीं चाहिए 1 by 1। आपने हमसे कह दिया अपना देख लो, बाजू वाले का हमें पता नहीं, उनने कहा अपना देख लो, बाजू वाले का हमें पता नहीं। क्यों? ये रिजल्ट में यही तो खोट है। आप लिस्ट टांगिए ना कि 78 वाला यहां है, 77 वाला नीचे है, और नीचे और नीचे और नीचे। ये लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे आप? ये पद्धति क्यों आई कि आप पर्सनल देखिए, आप क्यों आई पद्धति? यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है, और नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। आप तो सीधा है, पेपर सटीक दीजिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं। आपने भटाभाषी बना दिया पेपर को यार, आपने घरेलू बना दिया, आपने 7 क्वेश्चन पेपर में गलत आ रहे, बोले आप नॉर्मलाइजेशन। क्यों गलत आ रहे भाई? हमसे अरबों रुपए आप ले रहे हो, खरबों रुपए आप ले रहे हो। आप ऐसी एजेंसी को पेपर बनाने देते क्यों हो आप कि जहां क्वेश्चन गलत टाइप हो जाए? और यदि क्वेश्चन गलत टाइप हुए तो उस पर अरबों का जुर्माना क्यों नहीं लगा? हमारा अरबों रुपया बर्बाद हो गया, और आपने एक पेपर में 100 में से 7 क्वेश्चन गलत कर दिए। जिस कंपनी ने पेपर बनाए हैं उस पर इतना जुर्माना ठोको कि बर्बाद हो जाए। अगले बार कोई कंपनी गलत क्वेश्चन टाइप ना करे। आपने खेल मचा लिया है, हर पेपर में सुबह 4 क्वेश्चन गलत, शाम की शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत। क्या है ये? आप जब तक विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, याद रखिएगा आपका रिजल्ट बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आपकी मेहनत करने का कोई मीनिंग नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। आप पर एक ठप्पा लगा दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। नंबर है आपकी 80, आप बाहर हैं, बोले का नॉर्मलाइजेशन। 67 नंबर वाला भीतर है, 80 वाला बाहर है, का है? एक्चुअली ये गधेरापन है और ये भ्रष्टाचारपन है। सुन रहे हो?
ये भ्रष्टाचार ही है। दिक्कत ये है, ये उखड़ेगा कब? जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी। दूसरी गवर्नमेंट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भैया जो ऐसा है ऑनलाइन में, ये हर जगह है। अब एसएससी के पेपर कभी नहीं देखते। एसएससी कभी आईएएस का सुना नॉर्मलाइजेशन, पीएससी को सुना नॉर्मलाइजेशन, ये सड़ी सी थर्ड क्लास परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन। तो आप इसको, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बेटा, अपने जीवन में ये डरना नहीं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, अपने साथियों को तैयार करो। आप कम से कम एक विरोध दमों में दर्ज कराओ। ना हम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, ना हम बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, ना साइकिल के पक्ष में रहेंगे, ना दिया लालटेन बाती के पक्ष में रहेंगे। हम केवल लड़ेंगे काय के लिए? स्टूडेंट के लिए। सुन रहे हो? इसलिए खुलकर, चाहे आपका परिवार किसी पक्ष से आता हो, लेकिन आप इसमें सहयोग करें। अपन लोगों को एक डेट तय करके यहां पर एक विरोध दर्ज कराना ही है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं। प्रशासन आपको डराएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके लिए हम लोग बैठे। हम लोग अपने सिर पे ले लेंगे कि हां हमने आंदोलन कराया है। नहीं होगी जमानतें ना सही, जेल जाना पड़ेगा वो नहीं सही। हम इतनी बात कह रहे हैं कि आप केवल आंदोलन करिए, जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप हमारा नाम ले लीजिएगा। हम लोगों के पास बर्बाद होने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कि हम बर्बाद हो जाएं। हमारा कुछ बर्बाद नहीं हो सकता। बर्बादी की इतनी कगार पर आ गए कि हम इससे ज्यादा बर्बाद हो ही नहीं सकते। लेकिन कम से कम विरोध दर्ज करो, नहीं तो अपन ऐसी मेहनत करने का क्या मतलब? दिन रात अपन 400 500 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, अपन एक एक अध्याय में 300 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, रिजल्ट का ठिकाना नहीं है। सुबह 6 बजे आकर पढ़ रहे हैं। आपकी और हमारी मेहनत कहां जा रही है मालूम आपको? पता ही नहीं किस दिशा में जा रही है। सो प्लीज ये डर निकालो। जो लोग आपने देखा हो, कई सारे लड़के लड़कियां, हम भैया के साथ फोटो खिंचा रहे, हम बिन्ना के साथ फोटो खिंचा रहे, हम सांसद के साथ फोटो, ये सब चाटुकारिता बंद करो। जे तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं और उन्हीं की तुम भक्ति में लगे हो। तुम्हारा रिजल्ट बर्बाद हो गया है। सांसद को चिंता है, विधायक को चिंता, नगर पालिका अध्यक्ष को है चिंता, कौन नेता को है तुम्हारी चिंता? बताओ मैं। बस क्यों उनके बाजू में फोटो खिंचाना अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझते हो? आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको खुद अपनी मेहनत से अधिकारी बनना है। ऐसी कई सरकारियों, कई भैया बहन ना आएंगे, वो जाएंगे। हम 60 साल सर्विस करना है हमें। वो जज्बा जिंदा रखो यार। सुन रहे हो? और जिंदगी में एक बात याद रखना, अधिकार छीनना पड़ता है। तुम सोचो, अंग्रेज भारत में थे, कब प्यार से भाग जाते? वहां पर भी ऐसे हुआ। 10% लोगों ने युद्ध लड़ा है, बाकी सब तो कहां बैठे रहे? घर में। शांत बैठो, शांत बैठो। अपन को क्या करना? जिन्हें आज हम पूछने लगे, यही सिंधिया परिवार, इनने अपने झांसी की रानी जैसों का कत्ल करवा दिया। काहे के चक्कर में कि अगर अंग्रेज रहे तो हम रहेंगे, हम रहेंगे मालगुजार। और आज भी भैया लोग मालगुजार हैं। चाहे दिग्विजय सिंह ले लो, चाहे सिंधिया जी ले लो, हम और हम इनकी बराबरी के नहीं हैं। ये उस समय भी सुखी थे, आज भी सुखी। अपना रिजल्ट देखो, और ये आपके रिजल्ट के लिए कभी विरोध नहीं करेंगे। याद रखना, हम ठिलिया वाले, रिक्शा वाले, मजदूर, हम आम लोग हैं। हम कितने वीआईपी कपड़े क्यों ना पहन लें, हमारी औकात एक्चुअली, हम मजदूर श्रेणी से आते हैं। यहां जितने सारे बच्चे बैठे, ईमानदारी बताना, लगभग सारे मजदूर श्रेणी से हैं। भाई किसी के पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो किसी के ठेलिया चलाते हैं, किसी के रिक्शा चलाते हैं, किसी के किसान हैं, लेकिन है तो ओवरऑल मजदूर है कि नहीं है? ये राज परिवारों की
गुलामी करना बंद करो, फोटो उतरवाना बंद करो, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ। इनका जितना ज्यादा अवॉइड करोगे तुम, उतना ज्यादा ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और जब इनको पता चल जाए कि जो तो हमारे गुलाम हैं ही, तो उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हम और आप मिलकर के एक डेढ़ 2-3 दिन के अंदर तय कर रहे हैं, हमें हर हाल में वहां पर जिंदा लड़के लड़कियां चाहिए। जिंदा समझते हो ना, जो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। बस हमने इतना कह दिया, जो केस बनेगा वो हम पर बनेगा, हम पर बनेगा, हमारी टीम पर बनेगा, शर्मा क्लासेस पर बनेगा। ठीक है, आप पर हम कोई आशा नहीं देंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। और ये भूल जाना कि आप शर्मा सर का साथ दे रहे हैं, एक्चुअली आप साथ दे रहे हैं आप अपना। ठीक है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं आपको कि क्या होगा। वो यही तो चाहते हैं कि लड़कों में भय बिठा दो। तो अभी आपने देखो एनटीपीसी का पेपर में बोले खान सर को एफआईआर कर दो, क्या हो जाएगा उससे? रिजल्ट तुमने गड़बड़ दिया, रिजल्ट तो सुधारा नहीं, और एफआईआर इन पे कर दो, उन पे कर दो, उन पे कर दो, क्या होगा? तो ये प्रथा बन जाएगी। जो योग्य स्टूडेंट आगे आ रहे हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसका विरोध दर्ज कराना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आज अपन ने ये दर्ज नहीं कराया तो हमारी और आपकी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ाई भी बंद कर देनी चाहिए, हमें कोचिंग भी बंद कर देनी चाहिए, सारी चीजें बंद करके इंतजार करना चाहिए कि महाप्रभु अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बाबा टाइप का पता कौन कौन नंबर आ जाए। जिसकी इच्छा होगी उसका नाम दे देंगे, जिनके सिलेक्शन करना होगा उनका सिलेक्शन कर देंगे। तो इंतजार करें सारे भक्त लोग कि पीवी भगवान कब किसका नंबर ला करके देंगे। मेहनत सारी खत्म। तो कम से कम अपने साथियों से हमें 2 दिन के अंदर बात करके, संपर्क करके, सारे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मना करे कोई दिक्कत नहीं, वो याद रखना जिंदगी में कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा। जो अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है वो कहीं पहुंचता भी नहीं। चारों तरफ की इंटेलिजेंस ही चाहिए पड़ती है, केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। ओके, सॉरी आपका समय बहुत बर्बाद कर दिया हमने। ठीक, चलिए हम पानी पी करके आते हैं और इसके आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन कर लिया आपने? तटों का रिवीजन कर लिया है? अब तट का रिवीजन करने के बाद हमें पढ़ना है द्वीप समूह। यहां पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार, यहां पढ़ेंगे हम। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हर पिछली क्लास के बाद अगली क्लास बिल्कुल सरल हो जाती है? ईमानदारी बताइएगा, सही है या गलत है? सही है ना? अच्छा, आपने रेलगाड़ी वाले सवाल कर लिए हैं, दिक्कत तो नहीं आ रही है? आप 1-2 दिन और हल कर लो, अभी 9 का अध्याय शुरू होने में टाइम है, क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे घातांक। आप 2 दिन सवाल कर लो। 2 दिन सवाल करने के बाद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि सर ये हमारे उसमें बैठे ही नहीं रहा, आप लेकर के आओ। क्योंकि विविध सवाल जो है, विविध सवाल अगर आपने पढ़ के देखे वो पुरानी सवाल है वो। ओके, चलिए इसके आगे हम 2 मिनट पानी पी करके आ रहे हैं, फिर हम बात करते हैं।
चलिए, तो ये तट आपको याद हो गए हैं। चलिए, तट याद होने के बाद अगला टॉपिक पेपर, भारत के द्वीप समूह। अब देखना, भारत के द्वीप समूह में आपको याद होना चाहिए कि दो प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक, ईमानदारी बताइए, बता है ना? इनमें जो बड़ा ग्रुप है वो है बंगाल की खाड़ी का, जो छोटा ग्रुप है वो, अरे क्लियर है? तो भारत में लगभग 500 के आसपास, 600 के आसपास द्वीप है। देखो जरा, हाँ या ना? दो भागों में बांटा है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप तथा अरब सागर के द्वीप। सही है? अब देखो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, ये देखो आप, अब ये भारत है, और यदि हम भारत को देखें, ये श्रीलंका विदेश है। अब देखना जरा, जो हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको नक्शा दिखाया है, वो ये देखें कि यहां पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां तक फैला है, हाँ या ना? और यहां से शुरू हो रहा है इंडोनेशिया द्वीप समूह। सही है? अब यहां देखें, अगर यहां वाला एरिया देखें तो ये क्या हो रहा है? म्यांमार। क्या है? सुनाई नहीं दिया? अच्छा, यहां पर अंडमान है और निकोबार। अब आप यहां देखें, अगर अंडमान निकोबार को आप देखें तो ये ऊपर वाला हिस्सा अंडमान है, नीचे वाला हिस्सा, अरे क्लियर है? यानी दो प्रकार के हैं, अंडमान है और अंडमान भी दो भागों में है, अंडमान, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान और निकोबार भी दो भागों में है, ऊपर वाला कार निकोबार, नीचे वाला ग्रेट निकोबार। यानी भारत का सबसे अंतिम हिस्सा ग्रेट निकोबार है, भारत का सबसे अंतिम हिस्सा, अरे क्लियर है? और यहां ग्रेट निकोबार के सबसे अंत में कल हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट। क्या पढ़ा था? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपको याद हो जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे थे तो हमने दो ज्वालामुखी पढ़े थे, याद है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप और एक नारकोंडम। क्या क्लियर है? जो बैरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो दो ज्वालामुखी भारत के प्रसिद्ध हैं, एक का नाम बैरन द्वीप है, एक का नाम, क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं जरा, हमने यहां पर पढ़े, ये देखो, ये मलेशिया है, मालदीव यहां कहीं है, ये देखो जरा, ये थाईलैंड की पूंछ है, ये देखो जरा, ये म्यांमार है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक, ये देखो, ये देखो अंडमान निकोबार, ये वाला हिस्सा यहां पर हमने लोकेट कर दिया, ये वाला हिस्सा। तो अब देखो जरा, ये देखो, ये नॉर्थ अंडमान है, ये साउथ है, यानी ये उत्तरी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, हाँ है ना? अब ये नीचे वाला हिस्सा है निकोबार। सो ये देखो, कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। पक्का? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत सारे द्वीप समूह हैं। अब देखो जरा जी, बंद करना है, ठंड लग रही है। चलो तो कूलर बंद कर दो, पंखे से नहीं होगा, कूलर की ठंडी हवा आ रही होगी। बंद कर दो, फिर ये पंखा बंद कर दो। ठीक।